स्वागत है और मैं आप लोग का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं पहलवान की ढोलक लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, ये लेके आई हूँ। यह जो कहानी है यह बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है और इमोशनल है। इसको पढ़ के मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है। और कभी आपको मौका लगे तो पढ़िएगा। पहले मैं कहानी का मतलब संक्षेप में बता देती हूँ। कहानी जो है, पहलवान जो लट्टन है उनके इर्द गिर्द घूमती है। और जो लट्टन जो हैं वो जब 9 वर्ष के होते हैं तो उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। लेकिन ये कहिए कि इनकी शादी हो चुकी होती है, तो इनका लालन पालन इनकी सास करती हैं। तो लोग ताना मारते हैं इनकी सास को। तो उसके लिए ये जो हैं लट्टन जो हैं पहलवानी सीखते हैं। फिर लट्टन जो है पहलवानी सीखते हैं। उसके बाद ये जो है एक बार जो है राजा के उसमें दंगल में जाते हैं। तो वहाँ चाँद सिंह एक पहलवान होता है जो उसे शेर सिंह कह के बुलाते हैं। तो और ये इनका कद खूब लंबे से होते हैं। फिर ये वहाँ जब जाते हैं तो चाँद सिंह इनको कस के पकड़ लेता है। फिर छुड़ा के वहाँ से आ जाते हैं। तो जो श्याम नगर के जो राजा थे श्यामनंद, है ना, और श्याम नगर में ही दंगल हो रहा था। तो ये वहाँ पे उनसे लड़ना चाहते थे। तो राजा कहते हैं कि नहीं, आप जो है, राजा कहते हैं लो 10 रुपए, मेला देखो और अपने घर चले जाओ। तो ये राजा से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि राजा साहब एक बार हमको मौका दीजिए, मुझे लड़ने दीजिए। तो लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं होते। उधर सारी जनता जो है चाँद सिंह की तरफ थी। चाँद सिंह को मतलब नारा लगाए जा रही थी। तो इससे और इनकी तरफ कोई नहीं था। फिर भी इन्होंने जब बहुत विनती की तो राजा ने इनको आज्ञा दे दी। फिर ये लड़ा उससे कुश्ती लड़ते हैं। तो चाँद सिंह इनको बहुत कस के पकड़ लेता है। तो ये ढोलक जो है, एक जो आदमी होते वो ढोलक बजा रहे थे, ये ढोलक के तान पे मतलब पूरा ढोलक के तान पे उस चाँद सिंह को हरा देते हैं। इससे राजा बहुत खुश होते हैं श्यामनंद जी, और इनको अपने यहाँ मतलब राज पहलवान नियुक्त कर देते हैं और इन्हें लट्टन सिंह कहते हैं। जब लट्टन सिंह कहते हैं तो उनका जो मैनेजर है, जो कि मैनेजर और जो इनका राज पुरोहित है, ये लोग आपत्ति जताते हैं कि सिर्फ आप सिंह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो लट्टन सिंह क्या थे, निम्न जात के थे। तो इन लोग को बहुत बुरा लगता है। फिर लट्टन सिंह सबको हरा देता है और 15 साल तक उसे कोई नहीं हरा पाता। जब राजा जी की मृत्यु हो जाती है तो उसका लड़का, जब राजा जी का लड़का आता है तो वो क्या कहता है कि मतलब दंगल की जगह रेस को बना देता है, घोड़ों की दौड़ वाल। और लट्टन को उसके बेटों के साथ, लट्टन के 2 बेटे थे, उनके साथ उसको निकाल देता है। कहता है कि ये जनजाति मतलब जाति संबंधित टेरिबुल कहता है इनको, जो जाति संबंधित होता है, मतलब इनको निकाल देता है। फिर लट्टन सिंह जो है बहुत गरीबी की हालत में आ जाते हैं। गांव वाले इनकी मदद करते हैं। उसके बदले में ये उनके बच्चों को पहलवानी सिखाते हैं। लेकिन गरीब बच्चे क्या क्या खाएं, क्या सीखें, तो इनका स्कूल भी खाली हो जाता है। फिर लट्टन सिंह को मजदूरी करना पड़ता है। उसी समय महामारी प्लेग और मलेरिया फैल जाती है। लट्टन सिंह जो है रोज़ रात को ढोल उस महामारी में बजाते थे, जिससे लोगों को एक मतलब कि चेतना मिलती थी, उससे उस मौत से लड़ने की। मौत से तो नहीं बचा पाते थे, लेकिन मरने में आसानी हो जाता था। लट्टन के दोनों पुत्र भी इसी उसमें मर जाते हैं। फिर भी तो लट्टन सिंह फिर भी ढोल बजाना नहीं छोड़ते, रोज़ वो रात को ढोल बजाते थे। 5वें दिन इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने शिष्यों से कहे थे कि हमें कभी चित मत लिटाना, मुझे पेट के भर लिटाना, क्योंकि मैं कभी चित नहीं पड़ा, किसी से हारे नहीं थे, और जब मेरी चिता जले तो वो ढोल ज़रूर बजाना। तो हमने शाम ऐसे संक्षेप में बताया, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो और अच्छे से बता देंगे। मतलब ये कहानी पढ़ के हमको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि लट्टन सिंह कितने महान आदमी थे। आइए शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, जन्म कहाँ हुआ था? 4 मार्च सन 1921, औराही हिंगना, जिला पुड़िया, अब अररिया है, बिहार में है। अररिया बिहार में है।
इनकी प्रमुख रचनाएं मैला आंचल इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। और परती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास है। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रवणी दोपहर की धूप, कहानी संग्रह से लिया गया है। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, ऋतु अश्रुत पूर्व, ये कहाँ से लिया गया है? संस्मरण। नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्ट तर्ज तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र है। ये किसमें? 5 खंडों में समग्र। मैला आंचल क्या है? उपन्यास है। और जितने ये परती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, सब उपन्यास हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रवण दोपहरी की धूप, ये कहानी संग्रह से ली है। आइए, इनका निधन कब हुआ? 11 अप्रैल सन 1977 पटना में। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बधे बधाए नियम, कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों और संघर्षों से भरा हुआ था। जिस तरह इनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, उसी तरह पहलवान लट्टन सिंह का भी साहित्य के अलावा इनसे ज़्यादा संघर्ष भरा। कहानी के अनुसार साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही, तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनकी बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। इस पर फिल्म भी बनाया मैला आंचल पर, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिक की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकतियाँ, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। क्योंकि आंचल कैसा है? मैला। स्वतंत्रोत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा का सार्थकता बोली के सहचर में ही है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। बहुत अच्छी कहानी है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखन में अपने गांव, अंचल और संस्कृति को सजीव करने का अद्भुत क्षमता है। इस कहानी को पढ़ेंगे तो लगता है सब कुछ सामने हो रहा है। ऐसे लगता है कि मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा है। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं। जिस तरह प्रेमचंद जी की कहानी पढ़िए तो लगता है सब कुछ सामने हो, उसी तरह इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो लगेगा सब आपके सामने हो रहा, जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान की क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। जिस तरह वो ढोल बजाता है उसी तरह ये उसको चाँद सिंह को चित करते हैं। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाना भी कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि
जमीनी पुरानी व्यवस्था को के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था को आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन पर उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। कहाँ राज पहलवान थे, कहाँ उसके आते ही इन्हें मजदूरी करनी पड़ती। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसी शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता, बल्कि भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता। रात में अगर किसी की आवाज़ आती तो इनकी ढोल की। कहानी के अंत में भूख महामारी के शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी के फटे ढोल को की पोल में बदल देती है, तो इस करुणा त्रासदी से लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाते हैं। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ। एक एक पॉइंट पढ़ाते जाएंगे और उसकी कहानी आपको अच्छे से समझाते जाएंगे। पहलवान की ढोलक किस विधा में लिखी गई है? कहानी। किस विधा में? कहानी। तीसरा, पहलवान की ढोलक कहानी मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? लुट्टन पहलवान के संघर्ष और हिम्मत की। 9 वर्ष की आयु में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनकी सास इनका पालन पोषण करती हैं, तो लोग उन पर ताना कसते हैं, जो लुट्टन को पसंद नहीं होता। इसलिए वो उनसे बदला लेने के लिए वो ये पहलवानी के गुर सीखते हैं। कहानी में महामारी के कारण पहलवान की असमय मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? शासन प्रशासन की लापरवाही और बद इंतजामी। जो शासन प्रशासन इनके लिए उसने कुछ नहीं किया। जब तक राजा थे इनको सारे सुख मिले, लेकिन जब उनका पुत्र आ गया तो उनको वहाँ से निकाल दिया, यह कहकर कि ये जनजाति हैं। कहानी में किस डरावनी काली रात का वर्णन किया गया है? अमावस की काली रात का मतलब जब रात होती थी वो अमावस की तरह काली होती थी। लुट्टन कब अनाथ हुआ? 9 वर्ष की आयु में। 7वां पॉइंट, लुट्टन का पालन पोषण किसने किया? लुट्टन की सास, पत्नी की माँ ने। लुट्टन सिंह ने कसरत करना क्यों शुरू किया? सास को ताना, उल्टा सीधा बोलने वाले, ताना देने वाले गांव वालों से बदला लेने के लिए लुट्टन सिंह चाहते थे कि वह पहलवान बन जाएं, जिससे वो सबसे बदला ले सके। 9वां पॉइंट, बचपन में लुट्टन क्या करता था? गाय चराता था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाई हूँ तो थोड़ा जल्दी करेंगे। 10वां, लुट्टन सिंह ने किससे पहलवानी सीखी? किसी से नहीं सीखी। लुट्टन सिंह का कोई गुरु नहीं था। उसका गुरु कोई था तो ढोल जिस तरह बजती थी उसी तरह वो पहलवानी करते थे। और लुट्टन सिंह जब अखाड़े में जाते थे तो ढोलक को प्रणाम करके ही जाते थे। यही शिक्षा उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को भी दी थी। लुट्टन सिंह का गुरु कौन था? कोई नहीं या ढोलक था। कोई नहीं कह भी सकते हैं, और या तो ढोलक। ऑप्शन में जो रहे उसी के साथ जाइएगा। कोई नहीं है तो कोई नहीं के साथ जाइए, ढोलक अगर दिया तो ढोलक के साथ जाइएगा। 12वां पॉइंट, लुट्टन किसको अपना गुरु मानता था? ढोलक को। 13वां पॉइंट, लुट्टन सिंह अपने आप को कहाँ तक प्रसिद्धि बताता था? होल इंडिया। कहता था मैं पूरे इंडिया में मशहूर हूँ अपने पहलवानी के लिए। 14वां पॉइंट, लुट्टन सिंह का होल इंडिया कहाँ तक फैला था? उसके ज़िले तक उसका होल इंडिया था और प्रसिद्ध अपने ज़िले तक ही था। 15वां पॉइंट, राजा का क्या नाम था? श्यामनंद। जिस तरह नाम था उसी तरह बहुत अच्छे राजा थे।
श्यामनंद कहाँ का राजा था? श्यामनगर का। श्यामनंद कहाँ का राजा था? श्यामनंद श्यामनगर। श्यामनंद श्यामनगर, इससे आप जोड़ सकते हैं और भूलेंगे नहीं तब। कहाँ के राजा थे? श्यामनगर। लुट्टन सिंह दंगल देखने कहाँ गया? श्यामनगर। दंगल श्यामनगर में लगा था, वहाँ ही मेला लगा था, मेले में ही दंगल लगा था। राजा ने लुट्टन सिंह को कितने रुपए देकर मेला देखकर घर जाने को कहा? 10 रुपए। जब लुट्टन सिंह चाँद सिंह से मतलब कुश्ती लड़ने के लिए कहते हैं तो ये राजा सोचते हैं कि ये कहाँ जीत पाएगा, हार जाएगा और हमारे मतलब कि उसका बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए कहते हैं कि तुम 10 रुपए लो और जाओ मेला देखो, घर चले जाओ। जो चाँद सिंह कहाँ से आया था? पंजाब से आया था। लुट्टन सिंह ने किस पहलवान को हराया? चाँद सिंह को लुट्टन सिंह हरा देता है। जिस तरह ढोलक बजती था उसी तरह वो पहले चाँद सिंह इसको पकड़े रहता है, लगता है कि चाँद सिंह अब लुट्टन सिंह को हरा देगा, लेकिन जब ढोलक की तान सुनता है तो ऐसी पटकनी देता है कि चाँद सिंह चित हो जाते हैं। 21वां पॉइंट, राजमत और पंजाबी जमात किस पहलवान के पक्ष में थे? चाँद सिंह। सब लोग चाँद सिंह का नारा लगा रहे थे, कोई लुट्टन का साथ नहीं दे रहा था। लुट्टन का साथ अगर कोई दे रहा था तो लुट्टन के हिसाब से वो ढोलक। लुट्टन को चाँद सिंह से कुश्ती लड़ने की अनुमति किसने दी? राजा साहब ने। लुट्टन पहलवान ने चाँद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया? श्यामनगर के। 24वां पॉइंट, कुश्ती में चाँद सिंह किस प्रकार लुट्टन सिंह पर टूट पड़ा? बाज की तरह। इस तरह चाँद सिंह झपटता है लुट्टन को कि लुट्टन को अपने को उससे छुड़ा पाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे लगता है कि अब लुट्टन तो उससे अपने को छुड़ा ही नहीं सकता। विजयी होने पर लुट्टन सिंह ने किसे गोद में उठा लिया? राजा को। इतना खुश हो जाते हैं लुट्टन सिंह कि राजा को अपने गोद में उठा लेते हैं और वहाँ के जो मैनेजर होता है उसको डांटता है, छोड़ छोड़, मतलब कि उसको लगता है निम्न जात का आदमी राजा को कैसे छू रहा, तो उसको डांटते तो राजा उसको अपने गले लगा लेते हैं और राजा उसे राज पहलवान घोषित कर देते हैं। 26वां पॉइंट, कुश्ती में विजय पाने के बाद लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हुआ? राजा साहब का। किसका आश्रय? राजा साहब का। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? चाँद सिंह। चाँद सिंह को सब शेर का बच्चा कहते थे शेर के बच्चे को हरा पाना इतना आसान नहीं। अगर शेर तुम्हें पकड़ लिया तो तुम उसके चंगुल से छूट नहीं सकते हो, लुट्टन सिंह को सब कहते थे। किसे हराकर लुट्टन सिंह ने राज पहलवान की उपाधि प्राप्त की? चाँद सिंह को। राजा का बाघ किसे कहा गया? लुट्टन सिंह को। उसके बाद लुट्टन सिंह को राजा का बाघ कहा जाने लगा। लुट्टन सिंह जब सुबह होता था तो दहाड़ लगाता था, तो कहते थे सब लोग कि राजा का बाघ बोला है। लुट्टन सिंह किसका सबसे अधिक प्रिय था? श्यामनगर के राजा का। श्यामनगर के राजा उसे बहुत प्यार करते थे। 31वां पॉइंट, लुट्टन सिंह ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की? ढोलक की प्रेरणा से विजय प्राप्त की। 32वां, इतना बढ़िया लिखा है कि कोई ढोलक के तान पे विजय प्राप्त कर लेगा, बहुत ही बढ़िया लिखे हैं। 32वां, लुट्टन सिंह ने पहली बार कुश्ती जीतने पर किसे प्रणाम किया? बाजे वाले के ढोलों को, जो बाजा वाला ढोल बजा रहा था तो उसे प्रणाम किया। 33वां पॉइंट, लुट्टन सिंह अपने दांव पेच की परीक्षा किस आधार पर करता था? ढोलक की आवाज़ के आधार पर। 34वां पॉइंट, कुश्ती के समय ढोलक की आवाज़ में लुट्टन सिंह को क्या सुनाई देता था? धाक धिना, तिरकट तिना, दांव काटो, चटाक चटधा, उठा पटक दे, धिना धिन, धिना धिना धिक, धिना चित करो। इसी से ये चाँद सिंह को हरा देते हैं। चाँद पहलवान के गुरु का क्या नाम था? बादल सिंह। बादल सिंह पूरी जोर लगा देते हैं अपने शिष्य को जिताने के लिए कि मतलब इस तरह पटको, इसको यहाँ से उठा के पटक दो, लेकिन लुट्टन को ये चाँद सिंह हरा नहीं पाते। मेले के दुकानदारों ने अपनी दुकानें क्यों बंद कर दी? चाँद सिंह की कुश्ती देखने के लिए। तो तुमने मिट्टी की लाज रख ली, या किसने लुट्टन सिंह से कहा, या किसने किससे कहा, यह भी आ सकता है। तुमने मिट्टी की लाज रख ली,
यह किसने किससे कहा? राजा ने लुट्टन सिंह से कहा। ये भी आ सकता है, तो दोनों याद रखिएगा। तुमने मिट्टी की लाज रख ली, या किसने लुट्टन सिंह से कहा, इसमें यह है, या किसने किससे कहा, तब भी आप बता लेंगे। तो राजा ने लुट्टन सिंह से कहा। लुट्टन ने किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? काला खां को। कहते थे काला खां को कोई नहीं हरा सकता। अगर वो आ अली कहकर अखाड़े में उतरता है तो कभी उसका प्रतिद्वंदी उसे हरा ही नहीं पाया। कौन आ अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? काला खां। लुट्टन सिंह कितने साल राज पहलवान रहा? 15 साल। 15 वर्ष में लुट्टन सिंह कितनी बार हारा? एक बार भी नहीं हारा, किसी से नहीं हारा था। इसीलिए तो उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे पेट भर चिता पर लिटाया जाए, और ढोलक जब उसकी चिता जले तो वही ढोलक की तान बजे। राज पहलवान बनने के बाद लुट्टन सिंह ने कितनी कुश्ती लड़ी? एक भी नहीं। एक भी कुश्ती उसके बाद नहीं लड़ी। कुश्ती जीतने के बाद लुट्टन सिंह क्या पहनकर घूमा करता था? एक लंबा चोंगा और आँखों में रंगीन चश्मा पहनकर, और सर पे एक मतलब टोपी बांध लेता था, और यही पहनकर वो अपने वहाँ घूमता था। लुट्टन सिंह कितने रसगुल्ले खा लिया करता था? जब हलवाई कहते थे लुट्टन सिंह आओ जरा रसगुल्ले चखो, अरे चखने की क्या बात करते हो, आता हूँ अभी, मैं बहुत सारे रसगुल्ले खा लेता हूँ। तो वो कितने रसगुल्ले खा लेते थे? 2 सेर खा लेते थे। फिर उसके बाद 5-6 पुड़िया जो है पान लेके मुंह में दबा लेते थे। फिर वहाँ से पान की ऐसे लाल लाल वो उनका पूरे मुंह पे लग जाता था। फिर पूरे उसमें घूमते थे नगर में। राजपुरोहित और मैनेजर लुट्टन का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि लुट्टन छत्री नहीं था, और राजा साहब ने उसे लुट्टन सिंह कह दिया था। राज पंडितों को क्या आपत्ति थी? क्योंकि वह निम्न जात का था, इसलिए उसे वो लोग पसंद नहीं करते थे। राज पंडित जब वो लोग ये कहते थे कि इसे आप इतनी बड़ी उपाधि मत दीजिए। लुट्टन को लुट्टन सिंह पुकारने पर किसने आपत्ति जताई? राज पंडितों ने जताई। उन लोग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने राजा से कहा कि इसे लुट्टन सिंह नहीं कहिए, लेकिन राजा जी नहीं माने। इन लोग की किसी की बात राजा जी ने नहीं सुनी। लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलने लगा? 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर बड़े शान से चलता था लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह अपने बेटों को दंगल में उतरने से पहले किसे प्रणाम करने की शिक्षा दी? ढोलक को। वह अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिया, और उसने उनको भी पहलवानी के गुर सिखा दिए। लेकिन जब राजा का बेटा आता है तो इन लोग को निकाल देता है, तो इन लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। राजा साहब के बेटे यानी नए राजकुमार के आने के बाद दंगल का स्थान किसने ले लिया? घोड़ों की रेस ने ले लिया। दंगल हटा दिया और घोड़ों को रेस बना दिया। नए राजकुमार ने लुट्टन सिंह को राज दरबार से क्यों निकाल दिया? उन्हें पहलवानी का शौक नहीं था, और पहलवान का खर्चा भी अधिक था। घोड़े की रेस से तो ज़्यादा अधिक नहीं था, लेकिन सोचने की बात है, पहलवान को इसीलिए उन्होंने निकाल दिया था। पहलवान के खाने पीने का खर्चा सुनकर और राजकुमार ने क्या किया? टेरिबुल एक जाति संबंधित शब्द है, जिससे इसलिए इनको उसने क्या कहा? टेरिबुल। ज़्यादा मैं इस पे नहीं बोलूँगी। और अगला पॉइंट देखिए, राज दरबार से निकल जाने के बाद लुट्टन सिंह कहाँ गया? अपने गांव में। गांव के लोगों ने उसके लिए एक झोपड़ी बना दी जिसमें लुट्टन सिंह रहते थे, और उन लोगों ने कुछ दिन तक इनकी मदद की, जिसके एवज में इन्होंने उनके बच्चों को पहलवानी के गुर सिखाए थे। गांव जाकर लुट्टन सिंह क्या करने लगे? मजदूरी। लुट्टन के कितने पुत्र थे? 2। वह बाप से बढ़कर निकलेगा, ये दोनों बेटे। यह किसने किसके लिए कहा? लुट्टन सिंह के गांव वालों ने लुट्टन के बेटों के लिए कहा। किसने कहा? वाह, बाप से बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। यह किसने किसके लिए कहा? ध्यान से सुनिए। लुट्टन सिंह के गांव वालों ने लुट्टन के बेटों को, लुट्टन सिंह के जो गांव वाले थे उन्होंने लुट्टन के बेटों को कहा कि ये लोग बाप से भी बढ़कर निकलेंगे।
अगला पॉइंट, राज पहलवान की पदवी छिन जाने के बाद गांव वालों ने क्या किया? गांव वालों ने लुट्टन सिंह को अपने स्तर से मदद करने की कोशिश की। अगला पॉइंट देखिए, गांव वालों ने लुट्टन सिंह की किस तरह से मदद की? झोपड़ी बनाकर और खाने पीने का प्रबंध किया उन लोगों ने। अगला पॉइंट, गांव वालों की मदद के बदले में लुट्टन सिंह ने क्या किया? गांव के नौजवानों को कुश्ती सिखाने का काम किया उन्होंने। लुट्टन सिंह का कुश्ती का स्कूल खाली क्यों हो गया? गांव की गरीब आर्थिक स्थिति के कारण। गांव के लोग इतने गरीब थे कि उस तरह से अपने बच्चों को खिलाई पिलाई नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग ने वहाँ कुश्ती सीखने जाना छोड़ दिया। गांव में कौन सी महामारी फैली थी? मलेरिया और हैजा। हैजा ऐसी बीमारी थी कि पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था, बहुत कम लोग बचते थे। महामारी किस मौसम में फैली थी? जाड़ों के मौसम में। अगला पॉइंट देखिए, दिन ब दिन गांव सूना क्यों होने लगा? महामारी के कारण। इस महामारी के कारण इतनी मौतें हो रही थी कि लोगों के पास मतलब इतनी गरीबी थी कि कफन के लिए पैसा नहीं था, तो लोग क्या करते थे, सब ऐसे ही गंगा में बहा देते थे, बिना कफन के ले जाके ऐसे परवाह कर देते थे। रात्रि की विभीषिका को कौन चुनौती देता था? पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक जब बजती थी तो लोग मौत से लड़ने का साहस जुटा पाते थे। बचा तो नहीं पाता था पहलवान की ढोलक, लेकिन उन लोग को एक उत्साह से भर देता था। लुट्टन सिंह की ढोलक की आवाज़ का ग्रामीणों पर क्या असर पड़ता था? ढोलक की आवाज़ से उन्हें संजीवनी की सी शक्ति मिलती थी और उनके अंदर नए उत्साह का संचार होता था। मतलब वो मरेंगे तो, लेकिन एक उस समय सब कुछ भूल जाते थे और दंगल का वो दृश्य वो याद करते थे, जब लुट्टन सिंह चाँद सिंह को हराता है तो सबके सामने अखाड़े के वो मतलब कि स्मृति पूरी उनके सामने होती है और उसे देखते देखते खुशी अंदर से महसूस करते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती। महामारी के समय केवल एक आवाज़ सुनाई देती थी, वह क्या थी? पहलवान की ढोलक की आवाज़। सिर्फ पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी। महामारी के कारण मरे लोगों की लाशों को बिना कफन बहा देने की सलाह क्यों दी जाने लगी? गरीबी के कारण। गरीबी के कारण किसी के पास कफन नहीं बचे थे, इतने लोग मरे थे। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। इस वाक्य की क्या विशेषता है? यहाँ पर रात का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर रात का क्या किया गया? मानवीकरण, कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है। आंसू कहते मनुष्य बहाता है, लेकिन रात भी आंसू बहा रही, इतनी मृत्यु हो रही थी। अगला पॉइंट देखिए, गांव की झोपड़ियों से कौन सी आवाज़ें आती रहती थी? हे राम, हे भगवान। जब जो मरने वाला होता था इस तरह कहारता था। और कभी कभी कुछ बच्चे माँ माँ करके रोने लगते थे, जैसे उसकी माँ मर गई तो उसके लिए माँ माँ करके चिल्लाने लगते थे। संध्या या रात को मिलकर कौन रोते थे? कुत्ते रोते थे। संध्या या रात को मिलकर कौन रोते थे? कुत्ते। अगला पॉइंट, अमावस की काली अंधेरी रात्रि के वातावरण को किनकी आवाज़ और भयानक बना देती थी? एक तो अमावस की काली रात, ऊपर से इतने सब लोग मतलब कि दुखों से जूझ रहे, उसमें जब सियार या पेचक यानी उल्लू बोलते थे तो वो रात और डरावनी हो जाती थी। मरने से पूर्व लुट्टन सिंह के दोनों बेटों ने कौन सी ताल बजाने को कहा? उठा पटक दो वाली ताल बजाने को कहा। जब उनके दोनों बेटे मर रहे थे तो अपने पिताजी से यही बोलते हैं कि आप यही वाली ताल बजाओ, और फिर वो सुबह देखते तक इनके दोनों बेटे मर जाते हैं। लुट्टन सिंह के दोनों पुत्र सुबह किस अवस्था में मृत मिले? पेट के बल, दोनों पेट के बल मरे पड़े थे। अगला पॉइंट देखिए, पहलवान ने बेटों का संस्कार कैसे किया? नदी में बहा दिया। इसके बावजूद भी लुट्टन सिंह रोज रात को ढोल बजाता था अपने। सब लोग कहते थे कितना बड़ा दिल है लुट्टन सिंह का। बेटों की मृत्यु के कितने दिन बाद लुट्टन सिंह की मृत्यु हो गई? 4 से 5 दिन के बाद लुट्टन सिंह भी मर गया। किस रात लुट्टन सिंह ने ढोलक
कि ढोलक नहीं बजाई, जिस रात उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई, ढोलक की आवाज़ उस रात नहीं आई, तो लोगों को लगा कि क्या हो गया। तो जब जाके देखते हैं तो लुट्टन सिंह चित पड़ा होता है। लुट्टन सिंह ने शिष्यों ने उन्हें किस अवस्था में देखा? लुट्टन सिंह के शिष्यों ने उन्हें किस अवस्था में मृत देखा? चित पड़े हुए, एकदम चित पड़े थे। लुट्टन सिंह की अंतिम इच्छा क्या थी? पेट के बल सुलाने और अग्नि देते समय ढोलक बजाने की। उनकी यही इच्छा थी कि मैं कभी चित नहीं पड़ा, इसलिए मुझे पेट के बल सुलाना और जब अग्नि देना तो ढोल की वही तान बजाना। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पूरी कोशिश है कि आपको अपने पेपर में देखने को मिले और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हम कोर्स कंप्लीट करा सकें। धन्यवाद।